अजीज़ी नाज़रीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से खैर मक़दम करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी भाषा या किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सख्त मेहनत दरकार होती है, यानी बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और जो लोग इस परिश्रम को कर गुजरते हैं उन्हें सिर्फ एक ज़बान नहीं कई ज़बानें आ जाती हैं। देखिए, एक ज़बान तो वो ज़बान होती है या एक भाषा तो वो भाषा होती है कि जो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, यानी अपनी माँ से सीखते हैं। ख़ास तौर से वो हमारे घरों में बोली जाती हैं। लेकिन दूसरी ज़बानें भी अगर उसके साथ साथ हम सीख लेते हैं तो वो न सिर्फ ये कि हमारी बहुत मदद करती हैं वो भाषाएं, बल्कि उसके ज़रिए से हम अपनी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में कह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में न जाने कब किस तरह के हालात हों, किस तरह की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसलिए ज़रूरी है आज के पस मंज़र में या आज जो हमारा आज का जो सिनेरियो है उसमें कि हमें कई भाषाएं आनी चाहिए और हमें कई भाषाओं को ज़रूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस ज़बान की ज़रूरत पड़ सकती है। और उर्दू तो है ही इतनी मीठी ज़बान कि इसकी मिठास को सब पसंद करते हैं। तो आज हम ज़बान सीखेंगे, भाषा सीखेंगे उर्दू, एक बेहद खूबसूरत नज़्म के ज़रिए से। नज़्म का शीर्षक है या नज़्म का उन्वान है एक गाय और बकरी, यानी एक गाय और बकरी। एक, देखते रहिएगा किस तरह लिख रही हूँ, गाय और देखिएगा नॉन कनेक्टर्स कहीं जुड़ नहीं रहे तीनों हर्फ, और बकरी। अब हमने एक बहुत आसान शब्द है, बार बार आप बोलते हैं, रोज बोलते हैं, लिखना सीखिए। अलिफ प्लस ये प्लस काफ, एक। अलिफ, फिर बता रही हूँ, नॉन कनेक्टर है, हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, नहीं जुड़ता है तो पूरा ही लिखा जाता है। ये को हम मुख्तसर करेंगे और उसको काफ में जोड़ेंगे। अलिफ ये ज़बर ए, ये का देखिए हमने ये शोशा लिया, ये हम आपको मुस्तकिल सिखा रहे हैं। शोशे आपके दूसरे टीचर्स भी आपको सिखा चुके हैं। तो ये जो सिंबल होता है, हम सिंबल लगाते हैं, उसके बाद इसी को शोशा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जब हम नुक्ते लगाते हैं, नीचे नुक्ते लगाते हैं तो ये बन जाती है, और अगर हम इसमें नुक्ते ऊपर लगाते हैं तो ये ते बन जाती है। इस तरह से अब क्योंकि ये है तो हमने नुक्ते या डॉट्स जो हैं वो नीचे लगाए हैं। तो देखिए, अलिफ ये ज़बर ए, काफ साकिन, एक मात्रा का भी इस्तेमाल किया और उसके बाद ऐसे जोड़ प्लस भी किया। तो अलिफ ये ज़बर ए, काफ साकिन, एक। इस तरह से देखिए। फिर गाय, अब जाहिर होती है गाय हमें बहुत पसंद है तो गाय को लिखना भी आपको आना चाहिए। गाफ प्लस अलिफ प्लस हमजा प्लस बड़ी गाय। और इसको हम कैसे लिखेंगे? गाफ अलिफ ज़बर ग, हमजा ये ज़ेर ए, गाय। और बकरी, बे प्लस काफ प्लस रे प्लस ये। देखिए, हम इसलिए तोड़ के बार बार हरफों को आपको सिखा रहे हैं कि आपको ये पहचान हो जाए कि हम हरफों को किस तरह से छोटा करके, मुख्तसर करके एक शब्द बना लेते हैं, एक लफ्ज बना लेते हैं। देखिए, हमने बे का शोशा लिया, बे को शॉर्ट किया मतलब, फिर काफ को छोटा किया, उसको मिलाया, फिर रे पूरी रखेंगे। बे काफ ज़बर बक, रे ये ज़ेर री। थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है तो देख लीजिए, बे काफ रे ये, बकरी। और ये नज़्म लिखी हुई है अल्लामा इक़बाल की। तो आज का शीर्षक है इसका एक गाय और बकरी, यानी एक गाय है और एक बकरी है और दोनों मौजूद हैं एक साथ। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली नदी। अब देखिए, फिर देखिए कि एक शक्ल बदलेगी, नून प्लस दाल प्लस ये नदी। दाल की शक्ल देखिएगा कि जब हम उसको
इंडिपेंडेंटली लिख रहे हैं, यानी जब वो कनेक्ट नहीं है तो वो इस तरह लिखी जाती है। लेकिन जब वो अपने से पहले हर्फ में जुड़ती है तो उसकी शक्ल थोड़ी सी बदलती है। हमने नून लिया और फिर उसको ऐसे लिखा, कुछ कुछ रे की तरह की शक्ल हो जाती है। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो वो लिखने में खूबसूरत नहीं लगता, इस तरह हो जाए। तो हम इस तरह नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं थोड़ा सा रे की तरह से। पूरी रे नहीं होती, क्योंकि पूरी रे होगी तो इस तरह खींचेंगे, क्योंकि ये दाल है इसलिए नून जबर ना, दाल ये जिल्दी नदी। तो किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। अब यहाँ पे निकली में देखिए काफ का बीच में किस तरह इस्तेमाल किया था। एक तो आपने देखा ये लास्ट में काफ था, एक में कहीं पे शुरू में आएगा भी, उसको भी मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊंगी और बीच बीच में बताती ही रहती हूँ मुस्तकिल कि अगर शुरू में आता है कोई भी हर्फ तो उसकी शक्ल क्या होती है, अगर बीच में आता है तो उसकी शक्ल क्या होती है। अब जैसे देखिए गाय और ये गाफ, ग यानी शुरू में अगर आए तो उसकी शक्ल ये है। इसी तरह से काफ की भी, काफ में सिर्फ एक डंडा होता है, क शुरू में आएगा तो उसकी शक्ल ये होगी, डंडा एक हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ना काम, देखिएगा शुरू में अगर काफ आ रहा है तो देखिए काफ अलिफ जबर का, इस तरह घुमा लेते हैं इसको, काफ अलिफ जबर का, मीम साकिन काम, ठीक शुरू की शक्ल है काफ की। अगर आखिर में आ रहा है तो आपने देखा एक अलिफ ये जबर, एक काफ पूरा ही रहेगा। लेकिन अगर बीच में आ रहा है निकली, तब देखिए किस तरह से, नून प्लस काफ प्लस लाम प्लस ये निकली। अब देखिए बीच में आएगा काफ, तो नून को हमने मुख्तसर किया, उसका शोशा लिया, यानी फिर काफ का शोशा बनाया ये गोल इस तरह से। फिर हम लाम ले गए, लाम की शक्ल तो बिल्कुल पहचान में आएगी इस तरह से, ये निकली, फिर छोटी नून काफ जेर निक, लाम ये जेरली, निकली। देखिए किस तरह से बीच में लफ्ज हुआ है हर्फ, नून काफ लाम ये जेरली, निकली, नून काफ जेर निक, मात्रा लाम ये जेरली, जिसको हम कहते हैं उर्दू में आराम, यानी हमने मात्रा भी लगाई, निकली। अब देखिए तीन शक्लें आपने देखी, काम शुरू में आ रहा है काफ, लास्ट में एक, बीच में निकली। इसको याद रखना है, क्योंकि अगर आपने इस तरह से बीच में कर दिया या इस तरह से बीच में, फिर भी काफी शक्ल मिलती है, इसी तरह से है बीच में, लेकिन अगर आपने आखिर वाले की तरह कर दिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो खैर, किसी नदी के पास एक बकरी, इसकी प्रैक्टिस मस्ट है, ये आपको करनी है। किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली, जब ठहर कर इधर उधर देखा, पास एक गाय को खड़ा पाया। उसने क्या देखा कि नदी पे वो भी चरते चरते आ गई, उसने देखा पास में एक गाय खड़ी हुई है। पहले झुककर उसे सलाम किया, फिर सलीके से यूं कलाम किया। पहले उसने उसको आदाब किया और उसके बाद फिर उससे पूछा, क्यों बड़ी बी, मिजाज कैसे हैं, खैरियत पूछी। मिजाज, देखिए लफ्ज जो है मिजाज और मजाज, यहाँ जो हमें लफ्ज सीखना है वो मिजाज है, मीम प्लस जे प्लस अलिफ प्लस जीम, मिजाज। लफ्ज मिजाज होता है, मिजाज नहीं होता, इसमें आप जीम नहीं लगाएंगे पहले। कुछ लोग बोलते हैं मीम प्लस जीम प्लस अलिफ प्लस जे, मिजाज नहीं, मजाज एक नाम है, ये गलत है, ठीक। सही जो है आपका मिजाज। तो हम इसको मीम जे को इस तरह खींच देंगे, ये इसका मतलब होता है आपकी आदत, आपकी तबीयत कैसी है, आपकी आदतें कैसी हैं, आप जैसे होता है किसी से हम उसकी खैरियत पूछते हैं, आपका मिजाज कैसा है। तो क्यों बड़ी भी, मिजाज कैसे है, कैसी हो। गाय बोली कि खैर अच्छे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और, मैं बहुत आप लोगों को इसलिए बार बार इस चीज को सिखाती हूँ ताकि आप लोग कहीं भी कंफ्यूज ना हो, कि यहाँ पे देखिए मुस्तकिल मुरक्कब हरूफ भी आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आया ठे, ठहर, फिर उसके बाद देखिए आया खे, देखा में, फिर उसके बाद देखिए आया झे, झुककर, फिर उसके बाद अच्छे, छे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर पहला लफ्ज आया, फिर उसके बाद हाँ एक जगह हो रहा है इधर उधर, थे। तो
तो अब देखिए इधर थे का इस्तेमाल देखिए, फिर इस तरह से ठहर, थे, फिर इसी तरह से खे का इस्तेमाल आया, कहाँ, खड़े, फिर उसी तरह से एक और जगह झुक, किस तरह से लिखा जाए ये ध्यान रखना है, झुक, फिर उसके बाद अच्छे। ये देखिए कि कितने 1 2 3 4 5 मुरक्कब रूफ आए। इनको आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि दाल और दो चश्मी है मिलकर बन जाता है हिंदी में जिसको आप कहते हैं ध, ठीक। इसी तरह से टे प्लस दो चश्मी है मिलकर बन जाता है ठ, यानी ठे जिसको उर्दू में कहते हैं। इस तरह से काफ प्लस दो चश्मी है मिलकर बनता है ख। इसी तरह से जीम प्लस दो चश्मी है मिलकर बनता है झ, झरने वाला। फिर इस तरह से झ, दूसरी जगह छ आया, छ, छाते वाला। तो चे, ये आपको याद कर लेना है, चे प्लस से ये मिलकर बन जाता है छाते वाला छ। और उसके बाद एक और है झ, ये तो हो गया झा, ठीक। तो आपने देखा कि किस तरह से ख, ठ, ध, झ, छ कैसे उर्दू में लिखे जाते हैं। इनकी आवाज निकलती है ये, लेकिन ये मिलकर बनते हैं यहाँ दो हरफों से, दो अल्फाबेट से। तो उसने कहा कि क्यों बड़ी भी, मिजाज कैसे हैं? गाय बोली कि खैर अच्छे हैं, कट रही है बुरी भली अपनी। एक और आ गया भे, देखिए भ भालू वाला था, यहाँ पे बे प्लस दो चश्मी है और ये बन जाएगा भ, भालू वाला। कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में जिंदगी अपनी। गाय जो है थोड़ा सा उदास है, परेशान है, और वो कहती है कि जिंदगी बस ऐसे ही कट रही है। अब क्यों, वजह क्या है, वजह बता रही है उसके बाद। आदमी से कोई भला न करे, इससे पाला पड़े खुदा न करे। शिकायत किसी कर रही है? इंसान की, मनुष्य की शिकायत कर रही है। क्यों परेशान है गाय? क्योंकि वो इंसान के साथ रहती है। दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हूं जो दुबली तो बेच खाता है। उसका गम क्या है, उसका दुख क्या है कि अगर वो दूध कम देती है तो जो उसको पाल रहा है, जो उसका मालिक है, जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो बड़बड़ाता है, यानी उसको बुरा भला कहता है। अब देखिए बड़बड़ में दो बार रे आ रही है, तो रे का किस तरह से इस्तेमाल होता है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा लफ्ज आ गया है कि जिससे हम सीख सकते हैं कि रे किस तरह लिखी जाती है। तो देखिए बड़बड़ाता, बे प्लस रे प्लस बे प्लस रे प्लस अलिफ प्लस ते। ओ अलिफ लगा दिया मैंने इसमें, बड़बड़ाता, ते प्लस अलिफ आएगा, ते प्लस अलिफ। तो देखिए बे को हमने बे का शोशा लिया है, जैसे बताया बे को शॉर्ट किया, यानी बे और नीचे खींच दी बड़, बेड़े जबर बड़, फिर बेड़े जबर बड़। तो बेड़े जबर बड़, बे जबर बा, रे अलिफ जबरड़ा, बड़ बड़ा। फिर उसके बाद ते को मुख्तसर करेंगे, उसमें अलिफ ले जाएंगे, ते अलिफ जबरता। मात्राओं पे ध्यान दीजिएगा, देखिए बड़ा बड़ा दिखा रही, बेड़े जबर बड़, बे जबर बा, रे अलिफ जबरड़ा, बड़ बड़ा, ते अलिफ जबरता, बड़ बढ़ाता। तो वो कह रही है कि दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हूं जो दुबली तो बेच खाता है। इसके बच्चों को पालती हूं मैं, दूध से जान डालती हूं मैं। गाय जो है वो शिकवा कर रही है, गिला कर रही है, आदमी की शिकायत कर रही है कि वो मुझसे बहुत सारे काम लेता है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी कदर नहीं करता। सुन के बकरी ये माजरा सारा, माजरा कहानी यानी उसकी दास्तान। सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा। बकरी ने कहा कि इस तरह से शिकायत मत करो। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा। चरागा यानी जहां जानवर घास चरने आते हैं, ठंडी ठंडी जहां पे हरी हरी घास हो, ठंडी हवा चल रही हो, वो जगह। ये चरागा, ये ठंडी ठंडी हवा,
ये हरी घास और ये साया, ये मज़े आदमी के दम से हैं, लुत्फ सारे उसी के दम से हैं। अब देखिए, बकरी छोटी सी है, गाय बहुत बड़ी है, लेकिन वो उसको क्या समझा रही है कि तुम जिस इंसान के साथ रहती हो, तुम जिस जगह पर घूम रही हो, ये घास, ये खूबसूरत जगह, ये ठंडी ठंडी हवा, ये सब इंसान की वजह से है। ये हरी घास और ये साया, ये मजे आदमी के दम से है, लुत्फ सारे उसी के दम से है। कद्र आराम की अगर समझो, कहा कि अगर तुम्हें आराम की कद्र है, अगर तुम्हें ये समझ में आता है कि इंसान तुम्हारे लिए क्या क्या करता है, क्या क्या करता है इंसान, कौन बताएगा? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। इंसान बहुत सारे ऐसे काम करता है कि जिससे गाय को बहुत आराम भी मिलता है। कद्र आराम की अगर समझो, बकरी बता रही है उसको, आदमी का कभी गिला ना करो, आदमी की कभी शिकायत मत करो। गाय सुनकर ये बात शर्माई। अब गाय को लगा कि शायद मैं गलत हूं, थोड़ा सा वो झिझकी। आदमी के गिले से पछताई, आदमी की शिकायत करके अब उसको बहुत दुख हुआ, पछताई। दिल में परखा भला बुरा उसने, अब उसने सोचा दिल में कि आखिर क्या चीज जो है वो मुझे इंसान से मिल रही है। उसने परखा कि मनुष्य या इंसान जो है मेरे साथ क्या अच्छा कर रहा है। और कुछ सोचकर कहा उसने, फिर उसने कहा, कुछ सोचा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। यूं तो छोटी है जात बकरी की, कहा कि बकरी छोटी सी है, लेकिन दिल को लगती है बात बकरी की। अब देखिए, गाय को ये बात समझ में आ गई कि इंसान अगर उससे बहुत सारे काम लेता है तो उसके लिए बहुत कुछ करता भी है। तो गाय को जब ये समझ में आया कि भाई बकरी जो है वो छोटी सी है, दोनों बातें कर रहे हैं, देखिए दो दोस्तों की तरह दोनों मिलती हैं, दोनों खड़ी हैं एक जगह पर, और गाय जो है वो शिकायत करती है, लेकिन बकरी जो है वो उसको समझाती है कि नहीं, इंसान से हमें बहुत मदद मिलती है। तो गाय को ये बात समझ में आ जाती है कि इंसान अगर जानवरों से काम लेता है तो वो उनकी देखभाल और आराम के सामान भी करता है, यानी उनके लिए बहुत कुछ करता भी है। तो यहाँ पे ये सबक भी मिलता है साथ साथ कि कोई भी हो, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो या कोई भी हो, साइज से कोई बड़ा नहीं होता, अक्ल से बड़ा होता है, दिमाग से बड़ा होता है। तो अगर हमारे पास अक्ल है, जैसे कि बकरी के पास थी, तो बकरी ने किस तरह से अक्ल के जरिए से गाय को ये बात समझाई कि तुम जिसके बारे में बुरा कह रही हो वही इंसान तुम्हारे लिए बहुत कुछ करता है, तुम उसके लिए करती हो, तुम उसके बच्चों को पालती हो, दूध देती हो, सब कुछ करती हो, लेकिन वो भी तुम्हारे आराम के लिए घास उगाता है, वो तुम्हारे लिए हरी भरी जगह चुनता है, वो तुम्हें पानी पिलाता है, तुम्हारे लिए और बहुत सारे काम करता है, तुम्हारी खिदमत भी करता है। तो बकरी की ये बात गाय को समझ में आ जाती है। तो देखिए, इकबाल ने अपनी इस नज्म में एक बेहद खूबसूरत पैगाम ये दिया है कि कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी नहीं होती, अगर किसी में सलाहियत है तो वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसकी सलाहियत उसको ऊपर ले जाती है, उसकी सलाहियत उसको तरक्की कराती है। तो देखिए, इसीलिए जो हम कहते हैं कि भाषा जो है या ज़बान जो है वो कोई भी हो, आपको बहुत सारे मैसेजेस देती है कि जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो यहाँ एक गाय और बकरी की गुफ्तगू है, लेकिन उसके जरिए से एक बहुत बड़ा पैगाम हमें जिंदगी के लिए दिया गया है। अब देखिए, एक सवाल, मैं छोटा छोटा सा सवाल लिखती हूँ, उसका जवाब भी मैं लिखूंगी, लेकिन आपको याद करना है कि जिससे कि आपकी वोकैबुलरी बढ़े। अब जैसे एक सवाल है यहाँ पर कि बकरी ने गाय से क्या सवाल किया। सवाल देखिए, सवाल कैसे लिखते हैं, सवाल उर्दू में प्रश्न को या क्वेश्चन को कहते हैं सवाल। तो बकरी ने गाय से क्या सवाल किया, ये बकरी ने गाय से क्या सवाल किया। बकरी ने गाय से क्या पूछा था। यहाँ पे मिसरा आया है, लाइन आई है, उसने क्या पूछा था, क्यों बड़ी भी
मिजाज कैसे हैं। अब हम इसको अपनी जबान में अगर लिखना चाहें तो जवाब की हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं कि बकरी ने गाय से उसकी खैरियत पूछी। अब देखिए, जितने मैं लफ्ज लिख रही हूं उसको बार बार जरूर लिख कर देखिए। बकरी कैसे लिखा है, ने कैसे लिखा है, फिर गाय कैसे लिखा है, से कैसे लिखा है, क्या सवाल कैसे लिखा है। तो देखिए, सवाल में भी जैसे आपने देखा कि 4 हर्फ हैं, 4 अल्फाबेट, सीन प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस लाम। फिर हम उनको मुख्तसर करेंगे। सीन को हमने छोटा किया ऐसे, वाव उसमें कनेक्ट कर दिया, वाव पूरा ही रहेगा क्योंकि वो नॉन कनेक्टर है, इसलिए सवाल, वाल इज और वाह, और लाम पूरा रहेगा क्योंकि आखिर में आ रहा है। ऐसे ही जवाब में भी 4 हर्फ है, जीम प्लस वाव प्लस अलिफ प्लस बे, जवाब। इस तरह से मिला के हमने जीम को छोटा किया, फिर वाव उसमें पूरा आएगा, अलिफ पूरा रहेगा, और बे क्योंकि आखिर में है इसलिए बे भी पूरी ही रहेगी, तो जवाब। तो देखिए, ये सवाल और जवाब भी आपने लिखना सीखा, लेकिन मैं बार बार जो आपसे कह रही हूँ कि आपको इन चीजों को लिख लिख कर देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दिखाना है, क्योंकि तभी आप जो है बेहतर तरीके से उर्दू की वोकैबुलरी को या अपने जखीरा अल्फाज को बढ़ा पाएंगे। अब अगली चीज देखते हैं क्या है। अब ये हमने 2-3 लाइन तो इस तरह से लिखनी सीख ली। अब ये क्योंकि आप लोग काफी दिन से सीख रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके लिखना सीखना जरूरी है। अगली चीज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे लफ्ज और मानी। अब देखिए, मिजाज, तबीयत, मिजाज कहते हैं तबीयत, ये जरूर याद कर लें। तबीयत किस तरह लिखा जा रहा है ये भी देख लें, तोए बे एन ये ते, तबीयत। तबीयत एक बार और लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज, तोए बे एन ये ते, तबीयत। जवाब नहीं मिलता है अब किसी भी बात का। फिर उसके बाद देखिए, अगला जो लफ्ज आ रहा है इसमें, जिसके मानी आपको पता होने चाहिए और जिसको लिखना भी सीखना है, गिला। गिला के मानी शिकायत। देखिए किस तरह से गाफ लिया, लाम लिया, फिर उसमें गोल वाली हे है। देखिए कैसे लिखा मैंने, गिला, गाफ लाम फिर हे, गिला यानी शिकायत। शीन काफ अलिफ ज़बर क, ये ते ज़बरियत, शिकायत। फिर एक और लफ्ज है लुत्फ यानी मजा, लाम तोए फे, लुत्फ यानी मजा। ये वर्ड मीनिंग या शब्द अर्थ आपको याद कर लेना है। इस तरह से कद्र, कद्र के मानी अहमियत या कीमत, काफ दाल रे, कद्र, अहमियत या फिर कीमत। एक और लफ्ज है कलाम। कलाम की मानी बात करना। बात करना। अब देखिए, इस तरह से हमने बहुत सारे हर्फ जो है वो सीख लिए। अब इसी तरह से हम ये भी कर सकते हैं कि हम कुछ हर्फ गलत लिखें और आप उनको बताएं कि वो हर्फ सही कैसे हो सकते हैं। एक लफ्ज हमने लिखा, उल्टा कर देते हैं, चलिए, चे, और हमने इधर लिख दिया सो, चे सो। इसको सीधा करेंगे तो क्या होगा, सोच, सीन वाज़ सो, चे साकिन, सोच। हमने मतलब उल्टा इसको कर दिया है। आपको इसको इस तरह से प्रैक्टिस करके देखना है कि इसको सीधा करने पे ये क्या लफ्ज होगा। इस तरह से हम कर देते हैं
अ, ये और बेरे पढ़ चुके हैं आप। बेइश्बो री बुरी। अभी आज दो ही लफ्ज, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लोग को मुश्किल होगी थोड़ी सी, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। या जैसे आपने कभी कोई ऐसा लफ्ज ले लिया कि जिसको लिखना बड़ा मुश्किल लगता है। अब जैसे हम ये कहते हैं शेर में दो मिसरे होते हैं। जैसे अब बार बार यहाँ दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हूं जो दुबली तो बेच खाता है, ये दो लाइन है, तो इसे दो मिसरे कहा जाता है। मिसरा का मतलब लाइन, मिसरा मीम स्वाद रे एन, यानी लाइन। और मिसरे उसकी जमा है। यहाँ देखिए हम लोग सिंगुलर और प्लूरल भी इसको कह सकते हैं आप लोग के मिसरा मतलब एक लाइन, मिसरे कई लाइनें या लाइनें आप कह सकते हैं इसको। यानी जब हम कोई शेर पढ़ते हैं तो वो दो लाइन का होता है, तो हम कहते हैं कि इसमें दो मिसरे। और अगर हम ये कहते हैं एक मिसरा हम पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम ये कहें कि जिंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, यह है एक मिसरा। जिंदगी भी तो पशेमा है यहाँ ला के मुझे, यानी शायर ये कह रहा है कि जिंदगी मुझे यहाँ लाकर शर्मिंदा है। दूसरा मिसरा ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का, ये दूसरा मिसरा। यानी ये दो मिसरे मिलकर एक शेर मुकम्मल हुआ। इसी तरह से आपने इस नज्म में भी हर बात दो मिसरे में कही गई है। यानी देखिए, आप अगर शुरू से इसको बेगौर करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से शायर ने किसी नदी के पास एक बकरी चरते चरते कहीं से आ निकली। पहला मिसरा फिर दूसरा मिसरा, यानी पहली लाइन दूसरी लाइन। यानी शेर जो है, एक शेर जो है वो दो मिसरों से मिलकर बनता है। जैसे मैंने अभी शेर पढ़ा, जिंदगी भी तो पशीमा है यहाँ लाके मुझे, ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। तो शायर जो है यहाँ बहुत उदास है, परेशान है, और वो ये कहता है कि जिंदगी मुझे दुनिया में ले तो आई, लेकिन मैं जिंदगी में कामयाब नहीं हुआ, तो वो सोचती है कि ये शख्स मर जाए तो अच्छा। तो ये इस तरह से दो लाइन से मिलकर एक शेर बनता है, और लाइन को कहा जाता है मिसरा। दो लाइन को या ज्यादा लाइन को कहा जाता है मिसरे। ये आपको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई शेर में कितने मिसरे होते हैं, तो आप फौरन बता दें कि शेर में दो मिसरे होते हैं। अगर एक लाइन पढ़ी जा रही है तो वो एक मिसरा कहलाएगा। तो बहरहाल आज के इस सबक के जरिए से आपने उर्दू जबान की बहुत सारी चीज़ों को सीखा। मसलन आपने बहुत सारे अल्फाज सीखे, फिर उन अल्फाज को या उन शब्दों को किस तरह से हरफों के जरिए से बनाया गया, ये भी आपने सीखा। साथ साथ आपने इस नज्म के जरिए से एक बहुत अहम बात सीखी, वो ये कि कैसे हम अगर अपनी किसी भी चीज़ के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो हमें बुरी ही लगती है। हम बुरा सोचते वक्त ये भूल जाते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। तो यहाँ इकबाल जो है एक सबक दे रहे हैं हमें कि देखो, बकरी छोटी है, लेकिन बकरी ने इतनी बड़ी बात कही कि गाय को वो बात समझ में आई, और उसने ये समझा कि इंसान अगर उससे काम लेता है तो उसके लिए बहुत कुछ करता भी है। लेकिन खैर, हमारा मकसद यहाँ आपको उर्दू भाषा सिखाना है, उर्दू ज़बान सिखाना है। तो इसी तरह से हमसे कनेक्ट रहिए, और जो कुछ यहाँ सिखाया जा रहा है आपको उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के जरिए से, उसकी बार बार मश्क यानी प्रैक्टिस कीजिए और उर्दू ज़बान में महारत हासिल कीजिए, ताकि एक दिन वो आ जाए कि हम भी फख्र से कहें कि देखो, ये उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का तालिब इल्म है और इसने वहाँ से उर्दू सीखी है। हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बेहद शुक्रिया।